नाज़रीन आदाब। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एराब और तशदीद है। हमारी ये इब्तदाई गुफ्तगू उन असातिज़ा के लिए है जो उर्दू ज़बान की दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। उर्दू में दो तरह के लेटर्स होते हैं, बल्कि हर ज़बान में होते हैं। एक वावेल्स होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट्स। उर्दू में 3 वावेल्स हैं, अलिफ, वाव और ये। इन 3 हरूफ की मदद से 10 तरह की वावेल साउंड यानी मुसव्वती आवाज़ें बनती हैं। आज हम सिर्फ 3 मुसव्वती आवाज़ों पर यहाँ बात करेंगे। ज़बर, ज़ेर और पेश, इनकी मदद से तलफ़्फ़ुज़ किस तरह तय होता है, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक एक हर्फ की लेकर मशक करते हैं। सबसे पहले आवाज़ों की मशक हम करते हैं कि ज़बर के साथ। ये ज़बर जो है, अगर हम अलिफ से लेकर ये तक हर हरूफ पर लगा कर देखें तो इनकी आवाज़ अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, पे ज़बर पा, इस तरह से होती है। ये तक हम इनकी मशक कर सकते हैं। इसी तरह ज़ेर पर लगा कर भी हम इनकी मशक करेंगे। और ये जैसे अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर पे, पे ज़ेर पे, ते ज़ेर ते, टे ज़ेर टे वगैरह वगैरह, ये हमको मशक करनी होगी ये तक। इसी तरह बच्चों से जब हम ये मशक कराएंगे तो बच्चों को क्लासरूम में इन्वॉल्व करने के बाद पूरी तरह बच्चों से एक एक हर्फ की मशक कराएंगे। और तीसरा जो निशान है वो पेश है। पेश का मतलब सामने होता है। ये हर्फ के ऊपर लगता है। ज़बर हर्फ के ऊपर लगता है, ज़ेर हर्फ के नीचे लगता है और पेश हर्फ के ऊपर लगता है। तो हर्फ के ऊपर लगा के हम पेश की जब मशक करेंगे तो अलिफ की आवाज़ यहाँ बदल जाएगी। पहले जब हमने अलिफ पे ज़बर लगाया तो अलिफ ज़बर आ था, ज़ेर लगाया तो अलिफ ज़ेर ए हो गया। अब यहाँ पेश जब लगाएंगे तो अलिफ की आवाज़ फिर बदल जाएगी, अलिफ पेश हो। बे पर लगाएंगे तो बे पेश बो, ते पे लगाएंगे, पे पे लगाएंगे तो पे ज़ेर पो, ते ज़ेर तो। इस तरह से ये तक लगा कर देखेंगे तो ये आवाज़ें जो है मुख्तलिफ़ आवाज़ों की मशक हो जाएगी। इन आवाज़ों की मशक करने के बाद अगला मरहला आता है कि हम सब इनफरादी तौर पर उन हरूफ की मशक तो कर चुके हैं, लेकिन जब हम लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्ज़ में किस तरह ये आवाज़ें काम करती हैं, आइए उन पर भी ज़रा गौर करते हैं। ये लफ्ज़ों की मशक है। लफ्ज़ ज़बर, ज़बर में देखिए आप अब, तब, जब, रब, कब वगैरह हम इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन जब हम इस पर ज़ेर लगाएंगे तो इस पर इन, बिन, पिन, जिन, निब, यह सिर्फ कुछ अल्फाज का इंतखाब किया गया है जिन पर हम इस तरह के ज़ेर लगा के देख रहे हैं। इसी तरह पेश जब हम लगाएंगे तो जैसे अब ज़ेर लगाया था तो इन है गया, तब अब उसी लफ्ज़ पर हम पेश लगाएंगे तो उन हो जाएगा। बिन लगाया था, जैसे बिन पे हम ज़ेर लगाया तो बिन पढ़ा गया। अब बेनू पे अगर हम पेश लगाएंगे तो बुन होगा। इसी तरह आगे देखिए कि जितने हरफ उन, बुन, चुप, रुत, बुत, इस तरह से बहुत सारे अल्फाज का इंतखाब आप कर सकते हैं। उस्ताद को भी चाहिए इस तरह के अल्फाज का इंतखाब करके बच्चों की इसकी मशक कराएं। हर्फ की आवाज़ किस तरह बदलती है, ज़बर, ज़ेर, पेश, हमने अभी देखा। अलिफ ये तक ज़बर लगा के देखा तो अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा, ते ज़बर ता, इस तरह। इसी तरह अलिफ पे जब हमने ज़ेर लगा के देखा तो आवाज़ बदल गई, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, पे ज़ेर पे, ते ज़ेर ते, इस तरह से ये तक देखा। इसी तरह आवाज़ चलेगी। जब हम पेश लगा कर बात करेंगे तो अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, पे पेश पो, ते पेश तो वगैरह वगैरह, ये तक जो है। इन हरूफ के मशक के लिए हमने ज़बर, ज़ेर और पेश पे की ज़रूरत को महसूस करते हुए उन पर अमल किया। अब जब इनकी मशक करने के बाद हम जब लफ्ज़ पर इन एराब की मदद लेते हैं, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश लगा कर बनाते हैं, तो बहुत सारे लफ्ज़ों पे हमें देखना पड़ता है कि जब उनके मतलब भी बदल जाते हैं, उनके और लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ भी बदल जाता है। तो आइए कुछ ऐसे अल्फाज को लेते हैं अगली कड़ी में कि एक ही लफ्ज़ पर 3 आवाज़ों की मशक किस तरह की जा सकती है। जैसे ज़बर पे को हमने लिया पहले मरहले में, एक ही लफ्ज़ हमने लिया है बन, बिन और बुन। आप देखिए जब हमने बन पे बे और नू पे ज़बर लगाया तो बन हो गया, और उस पर बे और नू पे जब ज़ेर लगाया तो बिन हो गया, और बे और नू पे जब हमने ज़ेर लगाया तो बुन हो गया। यानी एक ही लफ्ज़ को एराब की मदद से, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश की मदद से किस तरह तब्दीली हो जाती है और उनका मतलब भी बदल जाता है। जैसे बन का मतलब अगर हम लेते हैं तो जंगल हो जाता है। बिन का मतलब होते हैं तो बग़ैर, यानी बग़ैर आपके या बिन आपके ये काम नहीं हो सकता। इसी तरह जो है बन लेते हैं या बुन लेते हैं तो बुनना, वीविंग के काम में। इसी तरह आप देखिए कि इस तरह का अगला लफ्ज़ जो है अन, इन और उन, यानी एक ही लफ्ज़ को हम एराब की मदद से किस तरह बदल सकते हैं या किस तरह उनका तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है। इसी तरह आप देखिए चप, चिप और चुप हो जाएगा। अगला है बल, बिल और बुल। इसी तरह गुल,
गिल और गुल, गल, गल माने गलना, कोई चीज़ गल गई जो है, और गुल अगर उस पर हम पेश लगा देते हैं तो गुल माने फूल होता है। अगर उसी गाफ और लाम पे हम ज़ेर लगा देते हैं तो उसका मतलब गिल हो जाएगा, और गिल माने मिट्टी होता है। बच्चों, अभी जैसा आप देख रहे थे कि ज़बर ज़ेर और पेश पे बात हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सिर्फ हर्फ की मदद से जो है उनकी मशक करने के से काम नहीं चलता। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जब तक कि फ़्लो नहीं आता, लफ्ज़ों को हम जोड़ कर मिला कर उसके मुरक्कब अल्फाज के साथ नहीं बोलते, तब तक उनका हक़ अदा नहीं होता। हमने अभी जो हरूफ के साथ इनकी मशक की, फिर अलग अलग लफ्ज़ों के साथ मशक की, और ये भी देखा हमने किस तरह से उनके बाद तब्दीली हो जाती है, उनका मफ़हूम बदल जाता है। और कुछ लफ्ज़ ऐसे और भी, जैसे मिलना जुलना, तो आप मिलना में देखिए कि ज़ेर है, जुलना पे पेश लगा हुआ, तो मिलना जुलना, मेल जोल, जोड़ तोड़। इसी तरह बोल चाल, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हमारे बोल चाल में रहते हैं। ज़बान में जो भी अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल होते हैं उन पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी हरकत कहाँ पे ज़बर की है, कहाँ पर ज़ेर की है और कहाँ पर पेश की है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक मामूली से यहाँ पर हमने एक पेशकश हमारी है ज़बर और पेश की, लेकिन आपको जो है मशक करनी है, और मशक इब्तदाई उर्दू NCERT के द्वारा तैयार की गई किताब के ज़रिए आप सबक नंबर 7 के में ज़बर ज़ेर पेश के इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ तो मज़ीद गुफ्तगू की गई है और मशक भी दी गई है। आप वहाँ उनके जुमलों को भी पढ़ सकते हैं, हरूफ को भी देख सकते हैं, और किस तरह से उनकी मशक के लिए आपको मज़ीद इस पर अपने अंदर पुख्तगी पैदा करनी है। आपके सामने हमारे NCERT की उर्दू की इब्तदाई किताब पहली जमात की भी होगी, उसमें सबक नंबर 7 आप देखेंगे तो उसमें ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में बताया गया है। इस पर पूरी सिर्फ सबक के साथ साथ उसमें मशक़ें भी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका निशान बना हुआ है, यानी ज़बर के नीचे जो है ज़बर का निशान, ज़ेर के नीचे ज़ेर का निशान और पेश के नीचे पेश का निशान। इसके साथ साथ उन ज़बर को बताने के लिए कुछ लफ्ज़ों को लिया गया है, इसी तरह ज़ेर को बताने के लिए कुछ लफ्ज़ों को लिया गया है और पेश को समझाने के लिए कुछ लफ्ज़ों को लिया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश की मज़ीद मशक़ आप कर सकते हैं ख़ुद, और अपने उस्ताद की मदद भी ले सकते हैं इस सिलसिले में। अगला पेज पे अगर हम आते हैं तो कुछ और लफ्ज़ बनाने सिखाए गए हैं, जैसे बज, बजा, तो इन लफ्ज़ों को भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है कुछ और भी इसमें लफ्ज़ लिए गए हैं, जैसे जुदा, खुदा, हद। तो इन लफ्ज़ों को देखते हैं, जैसे जैसे आप गौर करते जाएंगे, लफ्ज़ों को देखते जाएंगे, तो आपके जहन में ज़बर ज़ेर और पेश का कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा। अब इसके नीचे इसी सफ़ा नंबर 30 पर देखिए, तो इसी किताब में कुछ जुमले भी बनाकर आपको बताए गए हैं कि इन जुमलों से किस तरह से जो आवाज़ें अदा होती हैं। इन जुमलों को अदा, ज़ाहिर सी बात है कि पहली जमात की किताब है, बहुत ज़्यादा इसमें तो इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई है, मुश्किल नहीं किताब बनाई गई है। तो अब आप अगले सफ़े पर देखिए कि मशक़ की दी है। मशक़ के ज़रिए पहले लफ्ज़ है रब। रब आप जब लिखेंगे तो रा पे ज़बर की आवाज़ होगी रब। इसी तरह आप जब इसको बार बार लिखेंगे 4-5 बार तो उसकी मशक़ हो जाएगी। इसी तरह दिन है, रुत है, बज है, बदन है वग़ैरह, जड़ है, और लफ्ज़ों को भी आप ख़ुद अपनी तरफ से सोच कर इसकी मशक़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तो हम तो ये इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, चूँकि बच्चे अभी पढ़ नहीं सकते तो उस्ताद की मदद ली गई है कि लिखवाइए, समझाइए, बताइए। और अगली मशक़ जो है वो कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर ज़ेर और पेश का इस्तेमाल कराइए। कुछ लफ्ज़ दे दिए गए हैं, उन लफ्ज़ों को सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ पर ज़बर लगेगा, कहाँ पर ज़ेर लगेगा, कहाँ पेश लगेगा, इस पर आपको ख़ुद गौर करना है या अपने उस्ताद की मदद लेनी है। इसी तरह जो है कौन से लफ्ज़ पे कौन सा निशान बन लगेगा, उसके भी लिए मशक़ दी गई है। और कुछ तस्वीरों के भी सहारा लिया गया इसमें कि तस्वीर देखकर आप ख़ुद लफ्ज़ सोचिए और उस लफ्ज़ को लिखने के बाद उस पर ज़बर होगा या पेश होगा, ज़ेर होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्तकिल तौर पे अगर हम कोशिश करते रहें, ज़बान को सीखने के मरहले में अपनी कोशिश करते रहें और उस पर तवज्जो देते रहें, तो बहुत जल्द हम ज़बर ज़ेर पेश की न सिर्फ पहचान कर लेंगे बल्कि लफ्ज़ों का सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ भी अदा करते रहेंगे। बच्चों, जैसा कि भी आपने देखा कि एराब के बारे में हम बता रहे थे,
اعراب کا مطلب زبر زیر پیش ہوتا ہے اور ان کے استعمال سے کس طرح لفظوں کا تلفظ طے ہوتا ہے، ان لفظوں کا تلفظ طے کرنے میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ لیکن نہ صرف ان کا تلفظ اعراب کی مدد سے نہ صرف لفظوں کا تلفظ طے ہوتا ہے بلکہ لفظوں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر اس پہ ہم زبر لگا دیں تو اس کا لفظ کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس پر زیر لگائیں گے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا، پیش لگائیں گے تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ تو آئیے ایسی کچھ مثالیں ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ جیسے ہم الف اور سین لکھتے ہیں تو الف سین لکھنے کے بعد اگر ہم اس پہ زیر لگا دیتے ہیں تو اس ہوگا، اور اگر اسی پہ الف سین پر ہم پیش لگا دیتے ہیں تو اس ہوگا۔ یہ دو پروناؤن ہیں جو ہمارے اس اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان بھی لے سکتے ہیں، ان بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک لفظ آپ دال اور لام کو لے سکتے ہیں۔ اگر اس پہ ہم زبر لگا دیں تو دل پڑھا جائے گا، اور دال اور لام پہ زیر لگا دیں دال پہ تو دل پڑھا جائے گا۔ تو دل کا مطلب یہ ہے کہ موٹائی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بہت موٹے دل کا ہے یا اس کی موٹائی زیادہ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے دل کا آدمی ہے۔ تو کس طرح سے اعراب کی مدد سے معنی بدل رہے ہیں۔ اسی طرح پل ہے، پل ہے، بلی ہے، بلی ہے۔ اسی طرح بلی اور بلی، اگر ہم دم دیکھتے ہیں دال اور میم پہ زبر لگاتے ہیں تو دم، کہتے ہیں بھئی اس میں تو بہت دم ہے، لیکن اگر اسی دال اور میم پہ دال پر ہم پیش لگا دیں تو دم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے پوچھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح آپ نے دیکھا کہ اعراب کی تبدیلی سے نہ صرف تلفظ بدل رہا ہے بلکہ معنی بھی تبدیل ہو رہے ہیں، معنی بھی بدل رہے ہیں۔ اسی طرح تک دیکھیے، تے اور کاف ملا کے اس پہ زبر ضبط کے ساتھ پڑھیں گے تو تک ہوگا، اور اگر ہم تے پر پیش لگا دیں تک ہو جائے گا۔ یہ کیا تک ہے، یہ کون سا طریقہ وغیرہ وغیرہ، اس کا مطلب بدل جائے گا۔ اسی طرح سن ہے، سن ہے، سن ہے، تو سن کا مطلب سناٹے میں آ جانا، سن ہو جانا۔ سن کا مطلب میری بات سن، میری بات سنیے۔ اور سن کا مطلب ہوتا ہے سال۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک ہی حرف پہ زبر زیر پیش لگا کے کس طرح معنی بدل رہے ہیں۔ ہمیں ان پہ برابر توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اسی طرح کچھ اور لفظ بھی لیے گئے ہیں، آئیے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کل اور کل، کاف لام پہ اگر ہم نے زبر لگا دیا تو کل ہو گیا، اور کاف لام پہ اگر ہم نے پیش لگا دیا کاف پر تو کل ہو گیا، یعنی پورا۔ تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اعراب کی تبدیلی سے معنی بدلتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گل اور گل، اور اسی طرح سر اور سر۔ بعض لوگ سر کو سر کے معنی میں ہی بولتے ہیں، یا سر کو سر کے معنی بولتے ہیں۔ سر کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ سین پہ زبر لگا دیا تو سر ہو گیا۔ سر کا مطلب کہ ہمارے جسم کا اوپری حصہ، یہ سر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سر سے سین اور رام رے سر ہو گیا۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز اور بھید، لیکن بہت سارے لوگ سر کو سر کے معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دال واو رے ہے، ایک لفظ ہے، 3 حرفی لفظ ہے۔ دال پر اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو دور ہو جائے گا، لیکن دال واو رے پر اگر ہم واو پر پیش لگا دیتے ہیں تو یہ دور ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی لفظ دو طریقے سے پڑھا گیا، دور اور دور۔ اگلا لفظ لیتے ہیں رو۔ کس رو میں ہے، یعنی دھار میں ہے، کس بہاؤ میں ہے، رو مانے بہاؤ ہوتا ہے یا، اور اسی طرح اگر ہم رے پر پیش لگاتے ہیں تو رو ہو جائے گا۔ رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہم ایک اور لیتے ہیں کہ رواں، یعنی کسی چیز میں روانی ہونا، بہاؤ ہونا، رواں۔ اگر اسی رواں پہ ہم رے پر پیش لگاتے تو رواں ہو جائے گا۔ رواں کا مطلب بال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جلد اور جلد، جیم لام دال ایک لفظ ہو گیا 3 حرف کا۔ اگر جیم پر ہم زیر لگا دیتے ہیں تو جلد ہو گیا، اگر جیم پر ہم زبر لگاتے ہیں تو جلد ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ حسن اور حسن، ہے سین اور نون، یہ اگر 3 حرفی لفظ ہے، اگر ہم ہے پر زبر لگا دے رہے ہیں تو حسن ہو جائے گا، اگر ہے پر پیش لگاتے ہیں تو حسن ہو جائے گا۔ اسی طرح حسین اور حسین، یہ 4 حرفی لفظ ہے۔ اگر ہے پر ہم زبر لگاتے ہیں تو حسین پڑھا جائے گا، اگر ہے پر ہم پیش لگاتے ہیں تو حسین پڑھا جائے گا۔ اسی طرح عالم ایک لفظ ہے، عین الف لام میم، لام پہ زیر لگاتے ہیں تو یہ عالم ہوگا، اور اگر لام پر ہم زبر لگاتے ہیں تو عالم ہوگا۔ عالم کا مطلب ودوان ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، اور عالم کا مطلب دنیا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے میم، سواد اور رے۔ اگر ہم میم پر زیر لگاتے ہیں
تو یہ مصر پڑھا جائے گا۔ مصر یعنی ایجپٹ کا نام ایک ملک کا نام ہے۔ اگر ہم میم پر اب پیش لگاتے تو یہ مصر ہوگا۔ مصر کا مطلب ضد کرنا، ضد ہونا۔ اس طرح ہم بہت سارے الفاظ دیکھتے جائیں گے۔ ہمارے روزمرہ گفتگو میں جس طرح سے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو نہ صرف ہم کو سننے کی حد تک جو ہے اپنے آپ کام کرے، بلکہ ان لفظوں کو ہمیں لکھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، اور جب ہم لکھیں گے تو خود ہم اس کا تلفظ طے کرتے جائیں گے، اور اس طرح وہ نہ صرف تلفظ طے کریں گے بلکہ کہاں پر کون سا نشان لگے گا، کہاں پر زبر لگانا ہے، کہاں پر ذیل لگانا ہے، کہاں پر پیش لگانا ہے، اور ان کا تلفظ کیسے ادا کرنا ہے، ہمارے اندر برابر مشق کرنے سے خود بخود پختگی پیدا ہو جائے گی، اور ہمارے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا۔